अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। मैं यामिनी आपकी सोशल साइंस की टीचर वेलकम करती हूँ आप सबका। तो एक बार आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का अपना ये सेशन। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया है ना, जिसमें हम लोगों ने लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था। अगर मैं लोकतंत्र की उपलब्धियों को समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, ये तो ऑलरेडी लेक्चर्स में चला गया है, लेकिन फिर भी आप ये बात देखे होंगे बच्चे कि आपको टोटल 3 फिगर्स पे चर्चा करनी थी। सबसे पहले लोकतंत्र के क्या क्या गुण हैं, इसके बाद लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, है ना, और इन बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ये 3 फैक्टर आपको चर्चा करना था। अगर आपने इन 3 फैक्टर पे पढ़ लिया है, 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी चैप्टर खत्म करूंगी, फिनिश करूंगी, उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, उसका सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो मैंने हाल में ही ये चैप्टर आपको 3-4 दिन पहले वाली क्लास में कंप्लीट करा दिया है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। ओके, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ते जा रहे हैं। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए बच्चे, ये आपकी 30 क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी सी टेस्ट होने वाली है और हम लोग इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। जहां भी आपको नेगेटिव ढूंढने को कहे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। पूछा गया है कि कौन सा अनुरूप नहीं है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कानून के समक्ष समानता। तो हाँ जी बच्चों, कानून के समक्ष तो लोकतंत्र में समानता सबकी होती है। जहां पे हमें लोकतंत्र दिखता है हम 2 चीजों पे ही तो बात करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला फैक्टर है बच्चे समानता, हर व्यक्ति समान है। और दूसरा फैक्टर क्या है? स्वतंत्रता। तो समानता और स्वतंत्रता यही तो लोकतंत्र का सबसे मेन वस्तु है ना। तो समानता तो होनी ही चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यह भी सही है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति का दबाव नहीं है कि हमें यही करना है। इसके बाद उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बिल्कुल बच्चों, हमारे यहाँ जो भी हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वह प्रतिनिधि जो है इस उत्तरदायी शासन व्यवस्था में हम जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे, यह प्रतिनिधि फिर 5 साल वर्ष के बाद, या हम ऐसे कहें कि अपने किए गए वादों के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। क्लियर है। और अगला ऑप्शन क्या है बच्चों? तो अगला डी नंबर ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। तो बच्चों लोकतंत्र में बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। लोकतंत्र जो है ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सबको समान लेके चलता है, क्योंकि यह किस पे बल देता है? ये तो समानता जैसी चीजों पे बल देता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? निगेटिव, मतलब जो गलत है वही सही होगा। तो आखिर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आप सब बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। हम कहेंगे कि मैम इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बहुसंख्यकों का शासन। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े हम लोग आगे। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। अगला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किन मुद्दे पर सफलता पाई जाती है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया जाता है। वेरी गुड रानी कुमारी। अगला है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चे हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है। एंड लास्ट है कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सबसे पहले यहाँ देखिए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर देता है। और ये पूछा है कि किन मुद्दों पर सफलता हम पा सकते हैं। इसके साथ सी नंबर है कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। तो अगर बच्चे हम बात करेंगे लोकतंत्र में, तो मैंने आपको अभी बताया है कि लोकतंत्र किस पे बल देता है। तो आप कहोगे कि मैम समानता पे। समानता के अंतर्गत वैसा व्यक्ति जो ज्यादा है, जो कम है, चाहे भाषा के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, हम किसी भी आधार के ऊपर बात करेंगे बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये है कि चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके साथ समानता जैसी चीजें होंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जितने बच्चे सी आंसर कर रहे हैं वो सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह किससे संबंधित है, और ये आपको बताना है। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है और किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को बच्चे मेधा पाटेकर जी याद होंगी।
और मेघा पाटेकर क्यों कर रही हैं आंदोलन? तो आप सबको पता है कि मैम नर्मदा नदी वाले एरिया में छोटे छोटे कई सारे बांधों को बनाया जा रहा है। बांध बनाने से इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहती हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया, जिसकी वजह से इनका मुख्य रूप से आंदोलन है। ये नर्मदा घाटी आंदोलन के माध्यम से 3 चीज़ों पे बल दिया गया है। आपको मैंने लेक्चर्स के थ्रू भी बताया है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आप कहोगे कि मैम जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन, ये 3 चीजें मेघा पाटेकर कहती हैं कि प्राकृतिक है और इस पे व्यक्ति का अपना अधिकार होना चाहिए, न कि सरकार का, सरकार इसे नियंत्रित ना करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जा, बिल्कुल। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि यह किन राज्यों से संबंधित है, किन स्टेट से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है जहां नर्मदा नदी बहती होगी, जहां पे नर्मदा नदी का प्रवाह होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। यहीं पे नर्मदा नदी का फैलाव है। क्लियर? चलिए आगे देखें। अगला है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको होता है? सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि मैम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो चुनाव होता है ये स्वतंत्र होता है, ये निष्पक्ष होता है। और आपसे पूछा गया है कि कौन चुनने का अधिकार रखता है? क्या निर्वाचन आयोग? तो आप कहोगे कि नो मैम, ये निर्वाचन आयोग तो कंडक्ट करवाता है। आपराधिक छवि वाली लोग? नो मैम। धनाढ़ लोग? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अमीर है या कोई भी व्यक्ति गरीब है, लोकतंत्र सबको समानता के दृष्टिकोण से देखता है। आप चाहें तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, जनता को, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है राजशाही, तीसरा है गैर लोकतांत्रिक और अगला है तानाशाही। देखो, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मतलब जो हो सकता है पहले से ये पता होता है, तो जो व्यक्ति करेगा, जैसे अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो हमने जिसे चुना है वो हमारे लिए बेहतर ही काम करेगा ना। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप अगर क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूं तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मतलब व्यक्ति ने जो चाहा वही करे, यह किसके अंतर्गत होगा? तो आप कहोगे नो मैम, ये लोकतंत्र में तो नहीं होगा। लोकतंत्र में जो जनता चाहेगी वही होगा, और यहाँ पे व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में जब भी बात होगा तो सामूहिक रूप से हम बात करेंगे, सामूहिक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? हम कैसे माप सकते हैं कि कौन सा सरकार बेहतर है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए बेहतर कर रहा है, या किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को सही ठहरा सकते हैं? तो पहला क्या है? मूर्खों की सरकार लोकतंत्र है, समय और धर्म का अपव्यय है, विविधताओं का साम्राज्य है, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसका सही आधार क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखो, लोकतंत्र का परिमाप हम सबसे बेहतर तब माप सकते हैं जब हम ये देखें कि किसी देश में कितनी विविधता है और उस विविधता के बीच भी उस देश ने कैसे अपने यहाँ शासन को स्वीकार करके रखा है, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो अगर भारत की बात करें तो आप सब देखते हैं कि मैम भारत में सबसे बड़ी फैक्टर काम करती है जाति की, फिर आता है हमारा धर्म, फिर आता है बच्चे हमारी भाषा, फिर आता है हमारा क्षेत्रवाद, और न जाने ऐसे कितने आधार हैं जिसके आधार पर विविधता है। और इन विविधताओं के बावजूद भी हम सिमट करके रह रहे हैं, हम एकजुट होकर के रह रहे हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विविधताओं का साम्राज्य। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है? किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पहला क्या कह रहा है? तो पहला कह रहा है कि गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। दूसरा कह रहा है, ये तो निगेटिव पहले ही है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्णरेपण असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी है कि लोकतंत्र विविध, ये भी गलत है बच्चों, लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य लाने में सक्षम है। अगला है कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं है, ये भी गलत है। जैसे ही हम अलग अलग रहेंगे तो टकराव तो होगी ही। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाह होना चाहिए, नहीं,
तानाशाह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समाज सुधारक होना चाहिए जो कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सके। इसके बाद क्या है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता को समाप्त करने, देखो आर्थिक समानता को समाप्त करने में लोकतंत्र असमर्थ नहीं बच्चे बल्कि समर्थ है। कैसे, तो आप देख रहे हैं भारत क्या करता है, भारत के अंदर अगर हम फैसले की बात करें तो मान लो ये अमीर है, ठीक, ये ग्रुप है अमीर का और ये ग्रुप है गरीब का। अब सरकार क्या करेगी, तो सरकार को गरीबों को भी इसके लेवल में पहुंचाना है, तो सरकार ना नीचे से इसको हवा देगी गरीबों को। और ये हवा कौन कौन सा है, तो ये बीपीएल के थ्रू जो आपको राशन मिलता है, आपको जो सब्सिडीज दी जाती हैं, आपको जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, पेंशन्स दिए जाते हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि आर्थिक असमानता को मिटाया जा सके। ठीक है, तो ये तो समर्थ है। अगला क्या कहा, ऑप्शन नंबर सी कि लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य में सक्षम है। बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम न जाने कितनी विविधताओं के बीच भी बावजूद भी एक साथ होकर के एक सफल लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत रहते हैं। क्लियर, चलो अगला देखें। अगला है कि बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो कैसी हैं, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, कैसी है बच्चों, सारे बच्चे बताइए। यस, हम कहेंगे कि मैम यहाँ जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो तीन स्तरीय है। तीन स्तरीय आप सबको याद होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है कि पंचायती राज संस्था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाई गई थी। और किसके द्वारा, कमेटी कौन सी थी, तो आप कहोगे कि मैम इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। और बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि तीन स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी कैसी, तो आप कहोगे कि मैम एक जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और एक कौन सा बच्चे, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे प्रखंड समिति या पंचायत समिति, और वही अगर हम जिला स्तर पे बात करें तो जिला परिषद। ये तीन आपको याद होगा, ये तीन काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम कहीं पर भी बच्चे बात करेंगे कि कितनी स्तरीय व्यवस्था हो, तो 3 टियर व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ये तो आई होप कि आप सारे बच्चे को पता होगा, और आप सब देखते भी होंगे कि जितने भी आपके गांव में मुखिया का पोस्ट होता है सब पे महिलाएं ही खड़ी होती हैं। वो अलग बात है कि महिला रूल नहीं कर पाती हैं, उनके पति ही काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता सरकार ने उन्हें रिजर्वेशन देने का काम किया है। 50% सीटों पर महिलाएँ यहाँ पे आरक्षित हैं। क्लियर हो गया बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें होती है। मतलब नियमित संवाद जनता से कौन कर सकता है, सैनिक शासन में बिल्कुल नहीं। सैनिक शासन में जो सेना का प्रमुख होगा वो सुप्रीम होगा और वो किसी की नहीं सुनेगा। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब गैर लोकतांत्रिक है तो कोई एक व्यक्ति सुप्रीम है और कोई एक व्यक्ति सबके बीच संवाद नहीं करेगा। अगला है अधिनायक तंत्र में। अधिनायक कहने का मतलब जो हीरो है, तो हीरो हमारी बातें क्यों सुनेगा भाई, वो अपनी बातें क्यों नहीं करेगा। अधिनायक कहने का मतलब वही सबसे बड़ा नायक है पूरे जनता के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति सामूहिक संवाद के माध्यम से अपनी बातें कर सकता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कौन सा ऐसा तत्व है बच्चों जो लोकतंत्र के विकास में या फिर इसकी स्थापना में बाधक के रूप में आता है। तो अगला पहला कहलाता है बच्चे पूंजी, इसके बाद है अशिक्षा, फिर नेता, फिर चुनाव। देखो पूंजी तो जितना अधिक होगा देश के लिए उतना अच्छा है। अगला क्या है नेता, और नेता नहीं रहेंगे तो कैसे चुनावी प्रक्रिया चलेगी, हमारे पास प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे। चुनाव तो होना चाहिए, अगर चुनाव नहीं होगा बच्चों तो जाहिर सी बात है कि हम अपने बेहतर प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे। आपसे क्या पूछा है, बाधक। तो बच्चों लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है अशिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। अशिक्षा के कारण हम कहीं ना कहीं अपने कार्य के आधार पर वोट न करके हम जाति धर्म जैसी चीज़ों पर वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है और हम सही नेता को नहीं चुन पाते हैं। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्रों में गिना जाएगा। क्लियर। अगला क्या है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्या संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्या जनता के प्रतिनिधि, क्या प्रधानमंत्री के प्रति या मंत्री परिषद के प्रति।
जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार है उसे चुना किसने है, जनता ने, तो वह जनता के प्रति ही उत्तरदायी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व की कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है, तो सबसे स्थायी, सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है बच्चों, आप कहेंगे कि मैम लोकतंत्र, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। अगला है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। मतलब सरकार के कार्यों का जो एक तरह से रिपोर्ट बनाना होता है या जज करना होता है, वो किस शासन की व्यवस्था में नहीं कर पाती है, भय से, डर से। तो पहला है तानाशाह, यही सही हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जहां तानाशाह होते हैं ना, वहां अधिनायक का गुण आ जाता है कि मैं ही सुप्रीम हूं, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें ही कानून है, जो मैं कहूंगा वही रूल है। तो ऐसे कंडीशन में जो तानाशाह होते हैं यही अधिनायक होते हैं, और जनता में इनका खौफ हो जाता है, जिस वजह से जनता इन्हें इनके कार्यों के बारे में भी नहीं बता पाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो आप सबको पता है बच्चों कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है, स्थायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये और क्या हम इसके अंतर्गत क्या कह सकते हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होता है, और साथ ही साथ ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, जिसमें हर एक चुनाव के बाद हमें ये पता होता है कि फिर 5 साल बाद चुनाव होना है, या हर जगह एक फिक्स शेड्यूल होता होगा जिसके अंतर्गत, कालक्रम के अंतर्गत वहां चुनाव प्रक्रिया होती होगी। तो ये कहां होता है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र के अंतर्गत। राजतंत्र में क्या ये होता है, नहीं। राजतंत्र में तो जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, हम उसमें तो कोई बदलाव नहीं कर सकते, चाहे राजा का बेटा हो, राजा का भाई हो, या कोई उसके वंश का व्यक्ति हो, वही शासन व्यवस्था को संभालेगा, चाहे वो योग्य हो या योग्य नहीं हो। अगला क्या है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, लेट होता है। तो अगर हम विलंब की बात करेंगे तो अधिनायक, अगला है तानाशाही, अगला है राजतंत्र, एंड डी नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र। और क्या पूछ रहा है कि किस में विलंब है, तो देखो अधिनायकवाद में तो एक व्यक्ति रहेगा, वो जो फैसला करेगा वही होगा, तो तुरंत हो जाएगा। तानाशाही में भी एक व्यक्ति अधिनायक है और वो जो कहेगा वही होगा। अगला है राजतंत्र, राजतांत्रिक व्यवस्था में भी बच्चे यही होगा, राजा जो कहेंगे, राजवंश जो कहेगा वही उत्तर होगा, है ना, मतलब वही हमें करना होगा। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में हम जिस भी फैसले को लेते हैं वो सामूहिक लेते हैं, समूह की मदद से लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में टाइम लगेगा किसी भी फैसले तक पहुंचने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, सबसे पहला है कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल ये तो सही उत्तर है, और हमसे पूछा है नहीं, नहीं जहां पूछा है वहां जो गलत होगा वो सही कहलाएगा। तो पहले यहाँ पे देखें तो व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि तो होता है। समानता का पोषक, बिल्कुल, लोकतंत्र में हम सबको समानता के अंतर्गत ही तो रखा गया है। विविधताओं के सामंजस्य की क्षमता, हाँ, हम विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के आधार पर भी एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं सामंजस्यता जो है यह लोकतंत्र हमें सिखाती है। तो बी तो इसका सही है, लेकिन हमें तो ढूंढना है गलत, और गलत कौन सा है, तो बहुसंख्यकों का शासन। मैं बार बार आपसे बता रही हूं कि अल्पसंख्यकों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन नहीं, बल्कि सबका शासन है। हम समानता पे बल देते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, लोकतंत्र क्या है, क्या ये एक नैतिक दल है, क्या एक राजनीतिक व्यवस्था है, क्या ये एक सामाजिक मूल्य है, और क्या ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल, अगर हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो जो डेमोक्रेसी है बच्चों वो बेसिकली एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है, मतलब लोकतंत्र की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा। सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला है विविधताओं में सामंजस्य, सारी विविधताओं के बीच भी तो बच्चे हम लोग रह रहे हैं ना। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बिल्कुल है। जनता का शासन, ये भी है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, और मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। न्यूनतम आयु कितनी है बच्चे, वेरी गुड, हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी 18 ईयर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक कौन सी है।
लोकतंत्र की जितनी भी उपलब्धि है बच्चे, इन सब में सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो कौन सी है? निर्धनता नहीं, अशिक्षा भी नहीं, विषमता भी नहीं, हाँ जो डेवलपमेंट है वो लोकतंत्र को बल देता है। यह हमें दिखाता है कि कहीं पे लोकतंत्र कितना सफल हो सकता है। तो विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ये मैं आपको बता चुकी थी बच्चे बहुत पहले ही। 1975 की अगर बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और इसके बाद भी देखेंगे तो आपातकाल की स्थिति होती है, इमरजेंसी की बात होती है। और मैंने आपको इमरजेंसी भी बताया है कि कब कब लगता है, जब बाहर से आक्रमण की स्थिति हो, या फिर देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, या फिर कहीं पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमारे भारत में इमरजेंसी लगाया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था, इसीलिए 1975 याद रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, वही जो आंदोलन है, यह आंदोलन किस दशक के प्रारंभ हुआ? तो अगर आंदोलन के दशकों की बात करेंगे जहां जनता अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति सरकार को बताने लगी, सचेत करने लगी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक से। 1970 के दशक से जनता जो है ये अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर देती है। जन आक्रोश का काल इसे कहा जाता है। अगला क्या है? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, या जिसको कभी कभी संपूर्ण क्रांति की जगह हम छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा है इंदिरा गांधी, एंड लास्ट है जयप्रकाश नारायण। अगर हम छात्र क्रांति की बात करेंगे बच्चों तो ये किया गया होता है जयप्रकाश नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और ये आप सारे बच्चों को बहुत क्लियरली रूप से पता है। अगला है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? पहले आपको अभी आपने देखा कि इमरजेंसी का काल था, और इमरजेंसी के काल के बाद आप देखिएगा कि सरकार बदल जाती है, मतलब इतना ज़्यादा जनाक्रोश हो जाता है कि सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ती है। और इसके बाद कांग्रेस को नहीं, चूंकि कांग्रेस से इंदिरा गांधी ही थी, तो उनको हटा करके यहाँ पे जो पार्टी आती है इसका नाम है जनता पार्टी, और यहाँ जनता पार्टी की सरकार की स्थापना कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखें। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है पेड़ काटने के विरोध से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, इसके बाद है शराबखोरी के विद्रोह से, अगला है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो आर्थिक शोषण की मुक्ति से नहीं, शराबखोरी के विद्रोह से ये नहीं, बल्कि तारी विरोधी आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी के विरोध से भी ये आंदोलन नहीं हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ काटने से। किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। और ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड का जो एक टिहरी गढ़वाल वाला एरिया है वहीं से ये शुरू हुआ था। लोग पेड़ को बचाने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाते हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं और सरकार को इसे काटने के लिए रोकते हैं। यह आंदोलन काफ़ी सफल भी होता है, और इस आंदोलन ही का ही परिणाम ये था कि हिमालय के क्षेत्र में जो पेड़ थे उसे काटने के लिए सरकार 15 साल का रोक लगा देती है कि 15 साल तक किसी प्रकार के पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। अगला क्या है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में कौन सा संबंधित नहीं है? अच्छा, दलित पैंथर्स है बेसिकली उनका काम क्या था, वो क्या करना चाह रहे थे? तो क्या वो औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति दिलाना चाह रहे थे? ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, तो डी तो इसका सही है। सी क्या है? भूमिहीन किसानों की उन्नति, यह भी ये कर रहे थे। दलित सेना गठन, यह भी इनके द्वारा किया गया था, लेकिन जाति प्रथा का उन्मूलन ये नहीं कर रहे थे। जाति प्रथा का उन्मूलन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनकी पार्टी जो है दलित पैंथर्स, वही इसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। तो इनका जो उद्देश्य है ये यही था कि अपनी जाति के लोगों को, या फिर वैसे वर्ग जो दबे हैं, जो कुचले हैं, उनका उत्थान कैसे किए जाए, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं? भारतीय किसान यूनियन के नेता की अगर बात करेंगे बच्चों तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मोरारजी देसाई तो नहीं होंगे, जयप्रकाश नारायण तो छात्र नेता थे यहाँ पे, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। अगर हम बात करें दोनों में किसान नेता की, तो किसान नेता मोरारजी देसाई भी हैं और महेंद्र सिंह टिकैत भी हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन है। तो अगर यूनियन की बात आती है तो फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्या है बच्चे?
तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन वही 1970 के दशक में महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था बच्चों, जिसमें महिलाएं जो है वो बहुत शोषित हो रही थी, क्योंकि पुरुष तारी पी के आ रहे थे और वो देश बोलियो में राज्य को या फिर परिवार को वो बेहतर ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे थे, जिसके विरोध में महिलाओं के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन सफल रहा, सरकार ने तारी पर रोक लगा दी और आप देखिएगा कि इसके बाद से जो महिला सशक्तिकरण संबंधी जितने आंदोलन थे, इस आंदोलन ने बेसिकली महिलाओं को सशक्तिकरण करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया, या इससे वैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं थी वह भी समाज से बाहर आ पाई, अपने मांगों को रख पाई और इससे महिला सशक्तिकरण काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस आंदोलन की अगर बात करेंगे कहां से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ बच्चे आंध्र प्रदेश से। ओके, तो ये था आपका टोटल 29 ऑब्जेक्टिव, टोटल 30 है। आप इसमें से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना मार्क्स आया, आपने कितना स्कोर किया। अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे तो आप एक बार जा करके बच्चे लेक्चर्स देखेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। अगेन थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगे, आपने कितना स्कोर किया। अगेन थैंक यू, बाय बाय।